अभी सीखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्मूलाज। ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिक से चालू करते हैं एकदम। क्या ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज 2 पाई/टी, क्योंकि टी जो होता है 2 पाई/ओमेगा होता है, इज इक्वल टू 2 पाई/एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/टी इज फ्रीक्वेंसी। इस इज फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। ये हो गया एक बेसिक सा फॉर्मूला। अभी इस करंट का आई एवरेज और आई आर एम एस ये निकाल लेते हैं। आई एवरेज और आई आर एम एस, तो उसका कुछ फॉर्मूलेज है, कंसेप्ट भी है इसके पीछे। ये लिमिट आपको दिख रहा है क्या बराबर से? 0 से t तक, 0 से t तक, 0 से t/2 तक, 0 से t/2 तक। अभी सबसे पहले समझते हैं, ये तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, बट उससे पहले हम लोग समझते हैं कि एसी होता क्या है। एसी के कोई भी फॉर्म आपको अगर दिया है कि ऐसा दे दिया, ओके, फिर और एक कंडीशन दे देंगे आपको कि ऐसा कुछ रहेगा, दूसरा कुछ रहेगा ऐसा, फिर ऐसा कुछ एक हो गया, ये 4 दे दिए। इसमें से एसी कौन है? दिस एंड दिस। अगर आप डायग्राम के हिसाब से जाओ, ये थोड़ा परफेक्ट है, प्लस माइनस इक्वल, प्लस माइनस प्लस माइनस। इसमें प्लस माइनस हो रहा है, बट ये छोटा छोटा है, तो ये एसी नहीं है। मैंने तो ऐसा डायग्राम बनाया था, पर उन लोग अच्छे से सिमेट्री बना के देंगे। इस केस में क्या है? ऑल्टरनेटिव, देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो अपने करंट की डायरेक्शन हर बार पीरियोडिकली चेंज, हर बार मतलब पीरियोडिकली चेंज करे। पीरियोडिकली मतलब इन द सेंस, मतलब अगर समझो t/2 के बाद चेंज करे, तो हर बार t/2 के बाद आपको ऑल्टर करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन देखने मिलेगा। जैसे कि अगर ये t है, 0 है, t/2 पे इसने करंट चेंज किया, वापस t/2 पे इसने वापस चेंज किया, वापस t/2 पे चेंज किया, वापस t/2 पे चेंज किया। ये फर्स्ट कंडीशन रहेगी। करंट शुड बी चेंजिंग पीरियोडिकली, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट स्पेसिफिक। करंट मतलब करंट का पावर मत चेंज करोगे, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर कर दिया, ये भी करंट का चेंज है, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। 2 एम्पियर से -2 एम्पियर लेके जाना है, वो करना है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज करना है। समझो, करंट इस डायरेक्शन, इस तरफ फ्लो हो रहा है, हम लोग आई एम्पियर, ओके, आई एम्पियर फ्लो हो रहा है, इधर 2 एम्पियर फ्लो हो रहा था, और हम लोग ने कन्वेंशनली इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया, इस डायरेक्शन में माइनस मान लिया, इधर 2a करंट, मतलब इस डायरेक्शन। करंट तो स्केलर है, अगर स्केलर ऑप्शन में थे, स्केलर टिक करो, टेंसर दिया तो टेंसर टिक कर क्या वैसा। तो करंट तो स्केलर है, बट हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए कि इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है, हम लोग बता सकते हैं ऐसा। तो करंट का डायरेक्शन शुड चेंज पीरियोडिकली। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल हाफ्स मिलने चाहिए हमें। मतलब जितना पहले पॉजिटिव में कवर किया, उतना ही उसने नेगेटिव में कवर किया। तो फुल साइकिल में नेट करंट कितना हो जाएगा? नेट करंट की बात करें तो इधर से इधर गया, बढ़ा आई नॉट से, फिर वापस 0, फिर 0 से माइनस आई नॉट से, इसका पीक कितना हो जाएगा? आई नॉट, समझ लो, इधर हो जाएगा माइनस आई नॉट से 0। तो एक साइकिल में पूरा कितना हुआ? नेट 0। डीसी अगर आपने देखा रहेगा, डीसी डज नॉट चेंज, वो सेम रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। डीसी विथ टाइम, अगर डीसी करंट विथ टाइम लगाओ और एसी करंट विथ टाइम लगाओ, तो वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। तो ये हो गया एसी। तो इनमें से कौन कौन एसी है ये पता चल गया। अभी एसी के लिए कुछ कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे हम लोग। एसी के लिए जैसे कि हम लोग करेंगे ये
एवरेज करंट और आरएमएस करंट। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज इज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का एवरेज लेना है, मतलब पूरा, क्योंकि ऑल्टरनेट हो रहा है तो उस करंट का एवरेज लेना है। अगर आप इसे फुल साइकिल करोगे, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू t करोगे, अगर आई एवरेज निकाल रहे हो और 0 से t इंटीग्रेट कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा कुल मिला के 0। क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि वो पॉजिटिव में भी उतना ही चलता है, नेगेटिव में भी उतना चलता है, तो आई एवरेज कितना हो जाएगा अगर साइन लेके चलोगे इंटीग्रेट करने के बाद, तो 0 आ जाएगा। तो ये याद रखना कि आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज 0 इन केस ऑफ एसी। अभी ये आपको फॉर्मूले कैसे पता चले कि आई एवरेज के लिए ये लेना है, आई आर एम एस के लिए अंडर रूट ऑफ ये लेना है। देखो एवरेज के लिए, एवरेज करंट फ्लो करने के लिए कुछ टेक्निक्स इन लोग यूज करते हैं, आई एवरेज और आई आर एम एस। ये विथ रिस्पेक्ट टू डीसी निकाला जाता है, ये याद रखना, ये विथ रिस्पेक्ट टू डीसी निकाला जाता है। इसमें आई एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक करंट एलिमेंट लेते हैं, उसका रेजिस्टेंस भले ही आर हो, दूसरा करंट एलिमेंट लेते हैं, मतलब वायर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस आर, इसमें से डीसी पास करते हैं, इसमें से एसी पास करते हैं, फिर देखते हैं कि कितने टाइम में क्या पास हो रहा है, उसकी वजह से आई एवरेज निकालते हैं। इसका आई एवरेज तो हमें पता है, आई एवरेज क्या आई ही रहता है क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता, तो उसका वी इज इक्वल टू आई आर से हमें निकल जाएगा। तो इसका भी आर हमें पता है, इसका करंट निकालने के लिए हमें v इज इक्वल टू आई वी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेट करके ये फॉर्मूले से लेना पड़ेगा। आई आर एम एस कैसे मेजर करते हैं? आई आर एम एस मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। जैसे कि वापस एक ले लिया रेजिस्टेंस, इधर आर, इधर डीसी करंट पास किया, इधर एसी करंट पास किया, इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा? आई स्क्वायर आर डायरेक्टली, क्योंकि आई चेंज ही नहीं हो रहा है। इधर कितना ये होगा, इसमें जो करंट पास होगा ये इधर आई स्क्वायर आर, ये हीट हुआ, हीट मतलब पावर ले लो, पावर डिसिपेटेड या हीट पर यूनिट टाइम रहता है, हम लोग ने टाइम से डिवाइड कर दिया तो पावर हो सकता है वो। ओके, तो क्या होगा? ओके, एसी में अगर एसी यूज करके हमें इतना पावर जनरेट करना है, एसी यूज करके उतना पावर जनरेट करना है, जो भी आई यूज होगा उस केस में, क्योंकि आर तो सेम है, जो भी आई यूज होगा उसे हम लोग बोलेंगे आरएमएस। मतलब डीसी से पास किया, हमें पावर मिला आई स्क्वायर आर, वही रेजिस्टेंस रख के हम लोग ने एसी पास किया। अगर हमें इतना ही पावर, समझो 10 वाट है, ये 10 वाट है, उतना ही पावर जनरेट करना है, तो हमें कितना करंट पास करना पड़ेगा, वो वैल्यू, उस करंट का वैल्यू हो जाएगा आरएमएस करंट। ऐसा होता है, ये होता है। बट अब डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो तो अच्छी बात है, इसके छोटे फॉर्मूलेज भी है, बट ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। कभी भी इन लोग ने फंक्शन ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू डी दे दिया तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई एवरेज का क्या है, वापस लिख लेते हैं अभी समझ के, 0 से t/2 तक करना है, या तो पॉजिटिव हाफ के लिए करो, नेगेटिव हाफ के लिए करो, कुछ भी, बट फुल साइकिल के लिए करोगे तो आपको आंसर 0 आएगा। तो 0 से t/2 के लिए आई डॉट डी टी, मतलब आई इन टर्म्स ऑफ टी और इधर नीचे डी टी। आर एम एस का 0 से लेके टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन 0 से लेके टी डी टी का अंडर रूट, क्योंकि हीट के टर्म्स में है ये, इसीलिए इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, इसका नहीं लेना पड़ेगा। इसका और एक फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ आई टी, अगर आई टी ग्राफ दिया है आपको, करंट और जिसका ग्राफ दिया है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आई टी कर्व, एरिया ऑफ आई टी कर्व हो जाएगा अपॉन द साइकिल टाइम। मतलब समझो आपको आई टी ग्राफ दिया है ऐसा, इसका एरिया निकालना डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ दे दिया रहेगा, इसमें ये दोनों इक्वल है, डायग्राम में नहीं दिख रहे तो फिर भी ये इक्वल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एसी करंट है, तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा आई टी ग्राफ का, कोई भी एक साइकिल के लिए निकाल दो, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, साइकिल टाइम इसका एक ऑसिलेशन किधर खत्म हो रहा है वो टाइम टी डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है एसी का। तो आई एवरेज यहाँ पे हो गया, आई आर एम एस हो गया। हाँ, आई एवरेज इंटीग्रेट करने के बाद फॉर एन एसी आई एवरेज आता है 2 आई नॉट बाई पाई, आई आर एम एस आता है, फिर आई नॉट बाई रूट 2, ओके, आई नॉट बाई रूट 2 आ जाता है। जनरली आई नॉट
आई आर एम एस का जनरल वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीक अपॉन रूट 2, बस। इसमें पीक कितना है, पीक मतलब ये समझो ये कोई एसी है तो ऐसा ऐसा अगर जा रहा है तो ये जो हो जाएगा पीक वोल्टेज, ये आई नॉट ऊपर रहता है, नीचे माइनस आई नॉट रहता है वैसा, तो पीक बाय रूट 2 हो जाता है। पीक बाय रूट 2 होता है, हमेशा याद रखना आई नॉट आर एम एस का वैल्यू कोई भी ले लो, करंट आर एम एस ले लो, वोल्टेज आर एम एस ले लो, कुछ भी ले लो, जनरली आर एम एस का वैल्यू होता है पीक बाय रूट 2। आर एम एस कोई भी आर एम एस ये जनरल है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे यूज़ करेंगे। और आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल है ये, हाफ साइकिल के लिए। फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल की अगर बात करें तो पॉजिटिव में इतना आ जाएगा, नेगेटिव में इसका माइनस आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा। फुल साइकिल के लिए आई एवरेज जीरो रहता है, ये याद रखना। और एक चीज़ कि आई नॉट ग्रेटर देन आई आर एम एस ग्रेटर देन आई एवरेज। आई नॉट मतलब वो पीक वोल्टेज पीक करंट, आई आर एम एस उससे छोटा रहता है, आई आर एम एस से छोटा आई एवरेज रहता है, ठीक है। ये हो गया ना, इतना तो पढ़ लिया एवरेज और ये। अभी डायरेक्टली सर्किट्स पे आते हैं हम लोग, और कुछ इसमें पूछने लायक नहीं है, इतना ही पूछ सकते हैं अगर पूछे आप तो। सर्किट्स में आते हैं, पहला पढ़ते हैं रेजिस्टिव सर्किट। देखो एसी बहुत ही इजी चैप्टर, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है, मैं बताता हूँ। पहले हम लोग टेबल से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। रेजिस्टिव सर्किट इस साइड, फिर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, फिर वापस इधर आएगा कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट लेंगे, सर्किट में पहले रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इंडक्टर लगाएंगे उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कैपेसिटर लगाएंगे उसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस, क्योंकि ये हमारा बहुत पहचान का है, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने क्या किया, एक सर्किट बनाया, उसमें रेजिस्टेंस जोड़ दिया, उसमें बैटरी ऑफ ईएमएफ ई लगा दिया, उसके अभी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे क्या आएगा। समझो इसका आर, तो हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब वी और ई इसका इस केस में सेम ही ले लो, अनलेस एंड अनटिल करंट चैप्टर में आपको ईएमएफ और वोल्टेज अलग अलग दिया हो, तो आप वोल्टेज और ईएमएफ एक ही ले सकते हो बाकी सब चैप्टर के लिए। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है और चैप्टर मतलब क्वेश्चन है तो उसमें ईएमएफ और वोल्टेज अलग अलग हो जाते हैं। तो वी इज इक्वल टू आई आर, तो हमें क्या चाहिए, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ये आ गया अपना आई, जो भी आपको वोल्टेज दिया है ये डाल के लिख लो। इस केस में वोल्टेज का इक्वेशन क्या रहता है, वोल्टेज का इक्वेशन क्या हो जाता है, ई डिनोट कर लेते हैं इसको, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट का इक्वेशन क्या हो जाता है, ई इज इक्वल टू, देखो वी को हमने पढ़ा, वी को आर से डिवाइड कर देंगे तो हमें करंट मिल जाएगा, तो इसको हम लोग आर से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ई बाई आर इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये नॉट लगा दो इधर, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट और ई नॉट क्या डिनोट करता है, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू बोल सकते हो। ई नॉट आई नॉट आर द पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली। ये हो गया। तो इधर देख रहे हो ये भी साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, दोनों के अगर ग्राफ बनाओगे तो ये भी साइन का ही है, ये भी साइन का ही है, सेम डायरेक्शन सेम साइन। तो इसमें फेज डिफरेंस कुछ है नहीं, तो डेल्टा फाई ओवर हियर इज जीरो, बोथ इन सेम फेज, बोथ इन सेम फेज। डेल्टा फाई जीरो होता है, बोथ इन सेम फेज होता है। अभी मैंने बोला था आर एम एस इज इक्वल टू पीक बाय रूट 2, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर है, दोनों जगह रूट 2 से डिवाइड कर दो, पीक बाई रूट 2 क्या आ गया, आर एम एस, ये क्या आ गया आर एम एस, जो कि वी आर एम एस बाय आर, ये भी फॉर्मूला सही है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई आर, बस इतना ही है। और एक चीज लिखा के दे रहा हूँ, एमीटर ऑलवेज रीड्स आई आर एम एस। हमें जो एमीटर रीडिंग देता है वो कौन सा रीडिंग रहता है,
RMS रीडिंग, मतलब RMS करंट रीडिंग करके देता है वो। ये हो गया अपना ये सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। अभी बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट की। इंडक्टिव सर्किट की बात करें अगर, जिसमें इस सर्किट में एक इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 20 वोल्ट की, इंडक्टर लगा हुआ है। इसका इंडक्टर से एल है इंडक्टर का। ओके, इंडक्टिव सर्किट में हमें पता है, हमने पढ़ा EMI में, जो EMF होता है वो L di माइनस dt से होता है। ये सब आपने EMI में पढ़ा रहेगा ना, तो पढ़ोगे। ओके, ये होता है EMF। नाउ इससे ही, इसका ही यूज करके I नॉट हो जाता है E नॉट। जैसे उधर R था, इधर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंडक्टर। कौन सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये XL, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इसको हो जाता है ओमेगा इंटू एल, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो वो रेजिस्टेंस इधर हो जाएगा ओमेगा एल विच इज E नॉट बाय XL। ये हो जाएगा आपका पीक करंट, पीक वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। इस केस में करंट लैग्स EMF बाय पाई बाय 2। मतलब EMF से करंट लैग करेगा। जैसे कि अगर E का दिया है आपको E नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का क्या देगा? I का हो जाएगा I नॉट, देखो साइन चालू होता है यहाँ से और कॉस चालू होता है यहाँ से। ओके, कॉस यहाँ से चालू होता है, आई थिंक सो। जीरो पे, कॉस जीरो पे उसका वैल्यू 1 होता है। ये चालू होता है यहाँ से, ऐसे चलेगा। तो इसमें से मुझे बताओ कि कॉस आगे कि साइन आगे? कॉस आगे, क्योंकि लैग लीड कैसे देखना है? जो अपना मैक्सिमम पहले अटेंड करता है फ्रॉम जीरो, इधर टाइम इक्वल टू जीरो से जो अपना मैक्सिमम पहले अटेंड करेगा वो लीड करता है। तो यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? ये। लैग कौन कर रहा है? ये। तो E इज इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी रहेगा, तो इधर आ जाएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो जाएंगे इक्वेशंस इसके। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2, तो डेल्टा फाई हो जाएगा 90 डिग्री का है। 90 डिग्री कॉस और 90 में साइन में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 या तो 90 डिग्री, ऐसे। फिर और क्या, बस इतना ही है इसमें कि लैग करता है, ये याद रखना है। करंट लैग्स हो भैया। अभी पढ़ते हैं कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटर है इसमें, इसका भी एक अलग चैप्टर है। E वोल्टेज, C कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में अगर E आपने दे दिया E नॉट साइन ओमेगा टी, ओके, E दे दिया E नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्या हो जाएगा? या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस वाले को I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि हमें पता है इधर एप्लीकेबल नहीं होगा वो। ऐसे भी लिख सकते हो। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो वो आ जाएगा उस केस में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। अभी ये E नॉट है, इसमें याद रखना कि करंट में करंट लीड्स EMF इस केस में। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है, तो C कैपेसिटर C दिख रहा है, तो क्या करेगा? करंट लीड करेगा। ये केस याद रख लोगे तो ये उसका ऑपोजिट है कि इसमें लैग करेगा वैसा। और दोनों में पाई बाई 2 या पाई बाई 2 से लैग करेगा या लीड करेगा, वही है। फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का ही रहता है। दिस इज 90 डिग्री। नेक्स्ट
तो आई क्या हो जाएगा, आई क्योंकि लीड कर रहा है इस केस में, तो साइन ओमेगा टी प्लस 9 पाई बाई 2 हो जाएगा। नाउ साइन थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, ये 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन कॉस नहीं कॉस ओमेगा टी, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था इधर कॉस ओमेगा टी हम लोग ने पढ़ा था ना। अभी इंडक्टर के केस में हम लोग ने इसको मान लिया, हम लोग ने ईएमएफ, इसको मान लिया हम लोग ने करंट, और इसको मान लिया हम लोग ईएमएफ, तो ईएमएफ लीड कर रहा है। कैपेसिटर के केस में इसको मान लिया हम लोग ने, ये जो कॉस वाला फंक्शन है उसे मान लिया हम लोग ने करंट, और ये जो साइन वाला फंक्शन है उसे मान लिया हम लोग ने ईएमएफ, उल्टा। तो इस केस में अगर देखा तो करंट लीड कर रहा है, करंट का मैक्सिमम पहले आ रहा है, फिर आ रहा है ईएमएफ का मैक्सिमम, तो करंट लीड्स, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, ये याद रखो बस, बाकी दूसरा हो जाएगा। इसमें भी लैग और लीड पाई बाई 2 से ही होगा। इसका भी एक आ जाता है आई नॉट, क्या लिखेंगे, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट, जो भी आपको दिया रहेगा, अपॉन एक्स सी। अभी एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसे एक्स सी को हम लोग लिख सकते हैं 1/ωc, फॉर्मूला याद रखिए 1/ωc। तो 1/ωc को इधर लिखे तो आई नॉट क्या हो जाएगा ओमेगा सी बाई ई नॉट, क्योंकि ओमेगा सी बाई ई नॉट क्यों होगा मालूम है, क्योंकि ये 1/xc, एक्सी इज 1/ωc लिखेंगे, ऊपर चला जाएगा ओमेगा सी, ये हो जाएगा। और इसका देखो रेजिस्टेंस का तो पता है हमें, ये ओम यूनिट्स है, इसका भी ओम रहता है यूनिट, इस चीज़ का भी ओम रहता है, क्योंकि ये सब रिएक्टेंस ही है, रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, यूनिट की बात कर रहे कि ओम रहता है इसका ना। ये हो गया तीनों सर्किट्स। अभी अगर हम लोग आगे डिस्कस करें एक्सएल और एक्ससी के बारे में, एक्सएल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा ओमेगा एल, एक्ससी का फॉर्मूला क्या पढ़ा 1/ωc। ओमेगा क्या होता है ऊपर ही पढ़ा है स्टार्टिंग में 2πf, तो एक्स एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2πfl, एक्स सी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2πfc। देखा जाए तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, XC is inversely proportional to frequency. Okay, XL is directly proportional to frequency, XC is inversely proportional to frequency. ये देखें, ये काम आएगा आपको आगे के केस में, अभी क्या काम नहीं आएगा, बट खाली याद रखो कि कौन इनवर्सली कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो याद रखो बस। इतना हो गया, ये प्योर सर्किट्स थे। अभी क्या आएगा मिक्स्ड सर्किट्स आएंगे।